वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. लोकसभा का चुनाव समाप्त होने की ओर है। कल छठे चरण का मतदान है और 1 जून को 7वें चरण का। 5 चरण का मतदान हो लिया। उसके बाद अचानक से कल समाजवादी पार्टी को ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि अब 2 चरणों के चुनाव के लिए मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को तूल दे दिया जाए, जब 5 चरण के चुनाव उस मुद्दे को तूल दिए बिना निकाल लिए सपा ने या इंडिया गठबंधन कहिए उसने, तो आखिर इन 2 चरणों में ऐसा क्या कि ऐसा लगा कि नहीं, अब मुस्लिम आरक्षण का राग गाना चाहिए। कोई तो कारण होगा। चुनाव के दौरान अकारण और यूं ही कोई भी मुद्दा नहीं उछाला जाता, और वो भी तब जब वोटिंग सिर पर हो। आजमगढ़ की जमीन 25 तारीख को वोट और 23 तारीख को वहां कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और इसके लिए फिर चाहे कानून बदलना में संशोधन करना पड़े, चाहे संविधान बदलना पड़े, बदलेंगे, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, ये चुटकुला नहीं है। अनुलोम विलोम हो जाएगा भारत के संविधान का, अनुलोम विलोम। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को निषेध करता है। ओबीसी संवर्ग में मुस्लिमों की कुछ जातियां हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सभी मुसलमानों को इसलिए आरक्षण दे दिया जाए कि वो मुसलमान है, ये संविधान की अवज्ञा है, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है। फिर इस बात को जानते समझते समाजवादी पार्टी ने ये बात क्यों उछाली, और इसके लिए कंठ का इस्तेमाल किया गया एसटी हसन साहब का। एसटी हसन मुरादाबाद से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। इस बार उनकी टिकट कट गई। पहले अखिलेश जी ने उनको टिकट दे दी थी, फिर आजम खान अड़ गए तो रुचि वीरा को दे दी आजम खान के कहने से, तो फिर उनकी टिकट काट दी। लेकिन एसटी हसन अखिलेश जी के निकट है, ये सब जानते। तो मुरादाबाद से चल के आजमगढ़, ये बात उन्होंने मुरादाबाद में नहीं बोली जब मुरादाबाद में चुनाव था एसटी हसन ने, लेकिन आजमगढ़ में बोली। क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। अब कारण की पड़ताल करें। जब प्रधानमंत्री से लेकर और योगी आदित्यनाथ तक भाजपा के सारे नेता ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण न तो संभव है और न स्वीकार्य है, तब अगर एसटी हसन ने ये बात उछाली है और उसका भी खंडन भी नहीं आया कि नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का अपना आंतरिक आकलन ये रहा होगा अब तक के चुनावों का कि मुस्लिम वोट बिखर रहा है, क्या बट रहा है बसपा और सपा के बीच में। उसको और ज्यादा ध्रुवीकृत करने की जरूरत है, और ज्यादा कंसोलिडेट करने की जरूरत है क्या? यही एकमात्र कारण हो सकता है। अन्यथा ये तो समाजवादी पार्टी भी जानती है कि मुस्लिम आरक्षण देना कहां संभव है। आंध्र प्रदेश ने एक बार कोशिश की थी, विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में गिर गई थी बात, कोर्ट ने खारिज कर दिया था उस प्रस्ताव को। तो संभव नहीं। और अभी सरकार ही कहां आ रही है,
अभी तो दिल्ली दूर है। फिर ये शोषा क्यों छोड़ा? सिर्फ उसकी एक रीजनिंग समझ में आती है कि भाई मुसलमानों को संदेश देना कि देखिए, एक तरफ एनडीए है जो पूरी ताकत लगा रहा है, कह रहा है कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण अस्वीकार्य है, और दूसरी तरफ हम हैं, अकेले हम हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हम आ गए सत्ता में तो मुसलमानों को आरक्षण जरूर देंगे, चाहे कानून बदलना पड़े, चाहे संविधान बदलना पड़े। अब ये अलग बात है कि राहुल गांधी संविधान की किताब आजकल हाथ में ली है, वो करे इसको जिसने छुआ उससे दो हाथ करेंगे, संविधान में बदलाव मंजूर नहीं होगा। अखिलेश जी की पार्टी कह रही कि संविधान में भी बदलाव कर देंगे मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए। तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ये वैसे कंफ्यूजन है जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 400 सीटें जीतेगा और केजरीवाल जी कह रहे हैं 300। अब 100 सीटों का गैप, बड़ा गैप होता है। मुझे लगता है कि इसमें अगर एक रूपता रहे तो बात अच्छी रहे। सपा करी संविधान बदल देंगे, राहुल गांधी करे कोई माई का लाल संविधान बदल के तो देखे, तो फिर मुस्लिमों को आरक्षण कैसे मिलेगा? बड़े सवाल हैं, बड़े पेच हैं। हमारे साथियों ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। मोदी जी को 4% मुसलमानों के आरक्षण पे बड़ी परेशानी हो रही है। SC, ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव के रण में शनिवार को छठे चरण का सियासी संग्राम है। इस चरण के घमासान में 14 सीटों पर मतदान है, तो कई दिग्गजों, मंत्रियों और बाहुबलियों का भी इम्तिहान है। 2019 के चुनाव में इस चरण की 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। 2019 सपा बसपा के गठबंधन में बसपा को 4 और समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। अब 2024 की विसात पर सपा और बसपा अलग अलग है। ऐसे में गठबंधन की कसौटी और सपा की बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती में चिंगारी बदायूं वाले ST हसन ने छेड़ दी है। छठे चरण से एक दिन पहले हसन की हसरत ये कि सरकार आई तो संशोधन के जरिए मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, ना दलित का ना OBC का आरक्षण किसी और को दिया जाएगा। कोई किसी का आरक्षण नहीं छीन रहा। मोदी जी को 4% मुसलमानों के आरक्षण पे बड़ी परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले से विपक्षी खेमे में हलकन है। अब ST हसन के बयान ने यूपी में भी नया घमासान छेड़ दिया है। संविधान बचाने की विसात पर यूं संविधान बदलने की बात जैसे बीजेपी के लिए तो मौका ही मिल गया हो। इनका मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे SC, ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक अपनी हर रैली और हर मंच से बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण बचाने के नारे बुलंद करते हैं, लेकिन इस बयान से सियासी गलियारों में नई लड़ाई छिड़ गई है। पीएम मोदी तो लगातार आरक्षण पर विपक्ष को घेरते रहते हैं। मुसलमान भाइयों को अगर मंडल आयोग की सिफारिश में उनमें से कुछ जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या गुनाह है? क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? क्या मंडल आयोग की सिफारिश की संस्तुति देश की संसद ने नहीं की? लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती।
इनका सबसे सगा कोई है तो इनका वोट बैंक है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के रण में अब केवल 2 चरणों का ही चुनाव बाकी है। आखिरी चरण के इस रण में हर मुद्दा आजमाया जा रहा है। अब अचानक एसटी हसन के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर सवाल ये है कि आखिर इस बयान के पीछे का प्लान क्या है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि एसटी हसन ने ये क्यों कहा, कैसे कह दिया। महत्वपूर्ण ये इसके पीछे कारण क्या है। 2 चरणों का कुल चुनाव बचा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 27 सीटों पर वोट होना बाकी है। वहां ऐसी स्थिति क्या आ गई अचानक से कि अंतिम चरण में लगा कि नहीं, मुस्लिम आरक्षण वाला जो मसला है वो पोटली से निकाल के लाओ और उसको आगे करो। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, कुछ विज्ञापन है देख लीजिए, फिर लौटते हैं, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय करा दे। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। ए.के. मिश्रा साहब है, राजनीतिक विश्लेषक, ए.के. मिश्रा साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चाहते थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, वक्त नेता रहे, लेकिन हमको बताया गया कि समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय किया है कि भाई मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी, ठीक है, लेकिन उस पर होने वाली डिबेट में नहीं जाएंगे। जाना चाहिए, अगर मांग की है तो ताल ठोक के डिबेट में भी जाओ। ये वैसी बात है कि भाई आज से कुछ वर्ष पहले अयोध्या पर डिबेट हो और भाजपा वाले कहें नहीं, उसमें हम कोई आदमी नहीं भेजेंगे, हम केवल पार्लियामेंट में अयोध्या का समर्थन करेंगे, मांग करेंगे। तो ये तो नहीं ना, इससे जनता में संदेह जाता है। आज समाजवादी पार्टी के व्यक्ति होते तो जनता में अपनी बात तो कहते, जो बात एसटी हसन ने कही उसको आगे बढ़ाते या उसका खंडन करते। खैर, लेकिन गठबंधन है तो देवरानी जेठानी एक ही होती है, कोई हो। कांग्रेस से हमारे साथ विवेक भाई हैं, उनका भी स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी, छठे चरण के वोट से 2 दिन पहले ये जो सोता हुआ मुद्दा था जिसमें गठबंधन में कोई नहीं बोल रहा था, सब जान रहे थे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि भाजपा पहले चरण से अंतिम चरण तक इसको मुद्दा बनाए हुए थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा, क्या लगा होगा समाजवादी पार्टी को? आपका आकलन क्या कहता है कि उनको लगा कि नहीं, अब मुस्लिम आरक्षण की बात करनी चाहिए, अब वो समय आ गया, 2 चरण क्रूशियल है, और अगर क्रूशियल है तो क्यों? अरविंद जी।
बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए कोई भी भावना, मेरा मानना है कि राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर ही होती है। और जैसा राहुल जी भी कह रहे हैं, बाकी जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो भावना जो है संविधान में ही निहित है और भाजपा जो है उस संविधान को खत्म करने के लिए वो 400 सीट मांग रही है। चलिए, आपकी बात सही है, आप कह रहे हैं, एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आप ही के गठबंधन के एक दल के एक वरिष्ठ नेता जिनके वक्तव्य का अभी तक खंडन नहीं हुआ है, वह जो है मुस्लिम आरक्षण की जो है सरपरस्ती कर रहे हैं और संविधान को बदलने का भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, संविधान बदल दिया जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ये पूरी तरह से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में या गठबंधन में जो है छटपटाहट है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए जिन 14 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बसपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो कि 4 सीटों पर, श्रावस्ती है, आजमगढ़ है, डुमरियागंज है, अम्बेडकर नगर है, जहां पे मुस्लिम उम्मीदवार उतारी है, समाजवादी पार्टी का एक भी नहीं है। वहां पर भी आजमगढ़ में जो है एक मुस्लिम उम्मीदवार है बसपा से। तो क्या डर है समाजवादी पार्टी को? क्या आजमगढ़ में बिखराव हो सकता है, मुसलमान बढ़ सकते हैं, या क्या उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि जो माना जा रहा था कि नहीं मुसलमान सिर्फ जो है कांग्रेस और सपा गठबंधन पर भी जाएंगे, क्या वह उनमें भी बिखराव होकर के क्या बसपा के तरफ भी गए हैं? ठीक जी, ये एक कारण ये भी हो सकता है। जी, ए.के. मिश्रा जी, मांग क्या की सबने सुन ली, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, ये भी सब जानते। हम आज ये विषय लेके आए कि आखिर जितनी चीजें हम जानते उतनी कांग्रेस जानती, उतनी भाजपा जानती, उतनी अखिलेश जी की पार्टी जानती, सब जानते, कोई गुप्त चीज तो है नहीं। फिर आखिर अचानक से पूरा चुनाव निकल गया, पूंछ बची, ये 2 चरण बचे हैं, उसमें भी छठे चरण का तो कल ही वोट है। अचानक से ये अंतिम पायदान पर खड़े है जब चुनाव, तब ये मुस्लिम आरक्षण अगर करना ही था, मान लो इसका राग छेड़ना ही था, तो पहले वे छेड़ते जब सहारनपुर से वोटिंग शुरू हुई थी। नहीं, वहां ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां 33%, 44%, 52% तक मुस्लिम आबादी है, रामपुर, संभल। देखिए, यही होता है मिसमैनेजमेंट और दूरदृष्टि की कमी। जो 10 साल से विपक्ष संघर्ष कर रहा है ना, वो यही चीज है। हम लोग जैसे बचपन में थे ना, हाथी चली जाती थी तो उसके पांव के निशान के ऊपर हाथ पीटते थे कि उसका बाल ही मिल जाए। यही चीज है। आपने एक बड़ी गंभीर चीज अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बोला है, जिसको कि नोट किसी भी हमारे मित्र ने नहीं किया है। मेन वो चीज है, आपने बोला कि समाजवादी पार्टी ने बोला भाई मांग हमने उठा दी है आरक्षण की, लेकिन हम डिबेट में नहीं जाएंगे, वार्ता में नहीं जाएंगे। 70 साल पहले भी साहब यही हुआ था। इस देश के मुस्लिम नेताओं ने, कुछ ऐसे नेताओं ने पाकिस्तान की मांग उठा दी, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए जी, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये अल तकैया जो एक शब्द है ना, इस बचे हुए भारत के भूमिखंड को, यहाँ की व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को खंड खंड करने के लिए ये दुश्मन बैठे हुए हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। और ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि आपने मांग उठा दी, आप डिबेट में नहीं जाएंगे, आप पाकिस्तान की मांग उठा दी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और ऐसे कितने उदाहरण मैं यहां पे दूं, इनके विचारों को समझना चाहिए। दूसरी चीज, जो बादशाह रहे हैं, बादशाह के खानदान को आरक्षण कैसा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम सिद्धांत ये बोलता है कि भाई मुसलमान होता है, उसमें कोई दलित ओबीसी नहीं है। तो जबरदस्ती आप कॉन्सेप्ट क्यों उसमें डाल रहे हैं कि मुसलमानों में भी एससी एसटी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस ये सनातन में होते हैं, हिंदुओं में होते हैं। तो आप इनके धर्म गुरुओं से जब आरक्षण लेना होगा तब तो जी ओबीसी भी है, दलित भी है, सारी चीजें मुस्लिम में आप। और वैसे जब बात होगी तो टीवी पे चिल्लाएंगे मुसलमान तो मुसलमान है जी, कौन बोलता है, हम बच्चे नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, मैं विवेक जी के पास चलूं, फिर आनंद जी के पास। उससे पहले एक बात को, एक बड़ी बुनियादी बात उठाई है ए.के. मिश्रा जी ने। जब हिंदू धर्म को लांछित करना हो, अपमानित करना हो, तो कहो कि इनमें 6,000 जातियां, खंड खंड है पूरा सनातन, कोई किसी का छुआ खाता नहीं, कोई किसी का छुआ पानी नहीं पीता। हमारे यहां कोई छुआछूत नहीं, जात नहीं, सब बराबर, सब अल्लाह के बंदे। अच्छा जी, और जब आरक्षण मांगना हो तो इतने लंबे लिस्ट। ममता जी ने 71 नई जातियां ऐड की थी, राज्य को अधिकार दिया, राज्य को अधिकार भी नरेंद्र मोदी की उसमें ही मिला।
जब संवैधानिक दर्जा दिया गया ओबीसी कमीशन को, कि राज्य उसमें जातियों को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ममता जी को 71 नई ओबीसी जातियां इनकॉर्पोरेट करनी थी, उन्होंने उसमें से 65 मुस्लिम जातियां ले ली और 6 में हिंदू दे दिए, जबकि वहां 65% हिंदू है। खेल समझ रहे हैं ना आप? उसी को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब हाय मची है, कहीं हम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, कोर्ट की भी सीट बजाएंगे। पहले तो यही कहा जाता था कि भाई हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की खराबी है, ईसाईयत और इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं, सब बराबर। तो जब सब बराबर, तो आरक्षण की तो बात ही तब की थी कि जहां असमानता रही है वहां के लिए आरक्षण हो। खैर, ये इसका सैद्धांतिक पहलू है। अब आज हम लोग प्रैक्टिकल पहलू पे बात करें, पॉलिटिकल। विवेक जी, आप लोगों की भी मौन सहमति है या अकेले उन्होंने ऐलान ठोक दिया? एक दूसरा प्रश्न ये कि जो बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि इनकी मंशा है मुस्लिमों को आरक्षण देने की, धर्म आधारित आरक्षण देने की, उस बात पर तो मोहर सपा ने खुद ही लगा दी। नहीं, जब उन्होंने छाती ठोक के कही दिया एएनआई के माइक पर कि आएंगे तो बिल्कुल देंगे आरक्षण जी, और अगर संविधान बदलना होगा संविधान बदलेंगे, कानून बदलना होगा कानून बदलेंगे। विवेक जी। जी अमिताभ जी, ये उन्होंने चुनावी जनसभा में ये बात कही, उन्होंने चुनावी जनसभा में बात कही। वो पार्टी के गठबंधन के पूर्व सांसद हैं, तो उनके बयान को कोई एक चुनावी बात उन्होंने कह दी, वहां पे ना कोई मांग की बात थी, ना उन्होंने अपनी एक बात कही, इतने तफसील में नहीं गए। अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल में बात हो रही थी संविधान बदलने की बात को लेके, तो लल्लू सिंह और जो सांसदों ने भाजपा के कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, तब यही बात आई थी। क्या वो संविधान सभा के जानकार हैं या क्या हैं? वो एक सांसद उन्होंने बात कह दी। तो आज अगर वही परिप्रेक्ष्य में देखिए आप कि उन्होंने, अगर हसन जी ने, पूर्व सांसद ने ये बात कह दी, तो ये चुनाव में एक बात कह दी। और दूसरा, आपको याद होगा कि 2014 के बाद अमित शाह जी ने किस तरह कहा था नरेंद्र मोदी जी के बयानों को लेके कि चुनाव में तो जुमलेबाजी हुआ करती है। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रख के आप देखिए। ये दूसरा, आप खुद ही स्पष्ट आपने कर दिया कि अगर कोई ऐसी मंशा होती तो इंडिया गठबंधन इस बात को प्रथम चरण से लेके चलता, इस स्टैंड को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये एक सिर्फ उन्होंने अपनी एक चुनावी उसमें एक भाषण देने में ये बात उन्होंने कह दी ऐसा करेंगे, लेकिन उनके कह देने से ये कोई न मांग हो जाती है, ना इस पर कोई कानून बनने की बात है, ना किसी पार्टी की लाइन हो जाती है। ये तो आज उस परिप्रेक्ष्य में चीज को आप देखिए, ये और ना कहीं से ये हो रहा है। आपने भी हमसे आधा आकलन आपका होगा कि सपा और बसपा के बीच में एक वर्ग विशेष का जो डिवीजन की आपने बात करी, वोट के डिवीजन होने की, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। देश का हर वर्ग समझ रहा है कि ये चुनाव पिछले चुनावों के तरीके से नहीं, ये खास चुनाव है, ये देश के चुनाव है, इसमें हमारे आपके बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। तो इन सब बातों को देख के इस चुनाव में कहीं पे भी इस तरह का वोट नहीं बट रहा है। और ऐसा कुछ अगर होता तो शायद ये पहले चरण से, आपने भी कहा, हम भी बात दोहरा रहे हैं आप, ठीक है, ये प्रथम चरण से हम लेके इसी चीज पे चलते हैं। ठीक, 3 बातें हैं, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊंगा, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जो विवेक जी ने की उस पर 3 सब बातें उठती हैं। सुबह से पूरे देश में चर्चा है जमीन आजमगढ़ की, गला एसटी हसन का, ये भी दोनों चीजें कुछ कहती है। ये फर्रुखाबाद में बुलवा लेते, जयथराम बुलवा लेते, एटा में बुलवा देते, मैनपुरी में बुलवा देते, आजमगढ़ क्यों चुना? हमको नहीं पता आजमगढ़ क्या है। अरे भाई हमको भी पता है आजमगढ़, ऐसा थोड़े ना आप ही लोगों को पता है आजमगढ़। और कंठ एसटी हसन का क्यों चुना? अरविंद सिंह गोप से क्यों नहीं कहलवाई बात? और जो एक बात विवेक भाई ने कही कि नहीं वो तो जैसे बच्चे नहीं बोल देते उस टाइप का मामला है, ठीक है। तो जो चाचा लोग थे, बुजुर्ग थे, वो खंडन कर देते, सुबेरे 7 ही बजे ठोक देते खंडन, खड़गे जी भी और अखिलेश जी भी, कले से खत्म हो जाता। कहते गर्मी ज्यादा थी, इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई, एसटी हसन की इतनी हैसियत नहीं, खत्म करो खेल, टाटा बाय बाय।
खटाक, कोई बोला नहीं, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि हाथी को गन्ना दिखा दिया है विवेक जी। अब छीनोगे तो मामला और गड़बड़ा जाएगा। और बसपा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। जब 19 में गठबंधन था ना, आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन बसपा ने इसी पूर्वांचल में अच्छी सफलता प्राप्त की थी अखिलेश यादव के मुकाबले। और इसी आजमगढ़ में ये बात हमारे विवेक भाई ने कही कि नहीं सरल भाषा में समझ लीजिए, उसको गंभीरता से मत लीजिए। विवेक भाई, इस आजमगढ़ में सपा दूध की जली है, वो छाछ भी फूंक फूंक के पिएगी। इन्हीं धर्मेंद्र यादव को बसपा के गुड्डू जमाली ने उपचुनाव हरा दिया था कि नहीं? वो नहीं जानते कि मुस्लिम कंसोलिडेशन कितना जरूरी है आजमगढ़ में। इसलिए तो मुरादाबाद से गाड़ी में बैठा के उनको लाए, एसटी हसन को। एसटी हसन ने कहा होगा कि मैं मुरादाबाद में ही बोल दूं, बोले नहीं आजमगढ़ में बोलना जाके, मुरादाबाद में नहीं। मसला है, इसको समझिए। आनंद जी, गठबंधन कह रहा है कि इसको इतना गंभीरता से नहीं लीजिए, वो कौन होते हैं एसटी हसन कहने वाले, और हम लोग तो दूसरे रास्ते पे हैं, एसटी हसन दूसरे रास्ते पे हैं। क्या बात इतनी सरल है? और अगर है तो एसटी हसन की बात का खंडन हो जाना चाहिए था, नहीं? अमिताभ जी देखिए, इन्होंने कहा, अब अमिताभ जी मेरी आवाज इको कर रही, थोड़ा ठीक करा दीजिए जी। तो इन्होंने कहा कि ये चुनावी भाषण है, मैं इसका खंडन करता हूं। ये चुनावी भाषण नहीं, क्योंकि इस इंडिया गठबंधन की जो धुरी है कांग्रेस पार्टी, उसने अपने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया उसमें क्या लिखा, हम सुनिश्चित करेंगे कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ इस देश में रहे, हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ खड़े रहेंगे, दूसरा, और तीसरा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मुस्लिम जो छात्र हैं उनको विदेश में जाने का मौका मिले, उनको स्कॉलरशिप दी जाए। तो ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं है, ये आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और पीछे चलते हैं, ये आपकी साजिश का हिस्सा है। यूपीए जब गवर्नमेंट थी तो एक सच्चर कमेटी बनाई, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा की कमेटी बनाई गई। रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि 10% मुसलमानों को दो और 15% में सभी अल्पसंख्यकों को रख दो आरक्षण। इसी के तुरंत बाद मनमोहन सिंह जी का बयान आता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। इसके बाद एक 4% रिजर्वेशन देने के लिए इन दो रिपोर्टों के आधार पर 2012 में शासनादेश जारी होता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मतलब ये यूपीए सरकार की तरफ से। लेकिन चूंकि ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव था, तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, इसको आप अभी लागू नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 4% रिजर्वेशन देने का काम 2012 में यूपीए की सरकार कर चुकी थी। तो ये साजिश नहीं है, झूठ ना बोलिए, यहां बैठ के लोगों को गुमराह ना करिए। और आ जाते हैं अमिताभ जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत, अरे साहब, केरल में मुसलमानों की जितनी भी जातियां, यानी संपूर्ण मुस्लिम समुदाय ही आरक्षण के दायरे में, शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10%, सारे मुसलमानों के लिए, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये केरल में 1952-56 से चला आ रहा है। अब आ जाइए तमिलनाडु में, 90% जो मुसलमान हैं वो आरक्षण के दायरे में, उनको आरक्षण दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में आपने देखा किस तरह से मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, कर्नाटक में था ही, हमने समाप्त किया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। पश्चिम बंगाल में आपने बता ही दिया किस तरह से पहले बहुत कम जातियां थी और अचानक से 65 जातियां बढ़ा दी गई और हिंदुओं की केवल 7 जातियों को इंडक्ट किया गया। तो ये एक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश रही है कांग्रेस पार्टी की और इनके साथियों की, कि किस तरह से SC, ST, OBC का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दिया जाए।
अमिताभ जी आखिरी चीज जी, एक सबसे बड़ी बात कि किस आधार पर 600 साल मुस्लिम शासक इस देश में रहे, आज भी आपका अपना पर्सनल लॉ है, सरकारी खर्चे पर चलने वाले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं आपके पास, वक्फ का कानून है आपके पास, माइनॉरिटी कमीशन है आपके पास, सब कुछ तो है साहब। उसके बावजूद भी आप कह रहे पिछड़े, तो फिर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि लंबे समय तक तो देश में इन्हीं का शासन रहा। ठीक, पश्चिम बंगाल में सेकुलर सरकारें नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय तक कांग्रेस और ये जो सेकुलर सो कॉल्ड जो समाजवादी पार्टी टाइप के लोग सत्ता में रहे, तो फिर मुसलमान पिछड़े क्यों रह गए? इसका जवाब इनको देना चाहिए। आनंद दुबे रुकना होगा। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। 30 सेकंड अमिताभ जी, सिर्फ 30 सेकंड। जी जी। और मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे थे हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा क्या कि आप क्यों कह रही हैं कि मैं कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी? अरे साहब, आप तो संविधान बचाने निकले थे, आप तो कोर्ट का फैसला मानने से मना कर रहे हैं। आप जजों को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। कौन से संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? यही हकीकत है अमिताभ जी। ठीक आनंद जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हमने आरक्षण का जो बुनियादी तर्क था जिसके आधार पर संविधान सभा ने आरक्षण स्वीकृत किया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और बाद में मंडल कमीशन के जरिए ओबीसी के लिए, वो था कि भारत में हिंदू समाज में सामाजिक भेदभाव था, उसके चलते अपमानजनक परिस्थितियों में एक बड़ा वर्ग रहा समाज का, उसको मुख्य धारा में लाना है। उसमें ये नहीं था कि आर्थिक तौर पर किसके पास 100 रुपया है, किसके पास 80 ना, ये आरक्षण का आधार ही नहीं था। और जब ये कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई कहते हैं कि हमने 800 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की है, हमने लाल किला दिया और ताजमहल दिया और कुतुब मीनार दी, तो इसका मतलब फिर आप पिछड़े में क्लेम तो मत करिए। अरविंद जय तिलक जी, एक तरफ आप ये कहते हो कि हम 800 साल तक इस देश के मालिक रहे, मुख्तार रहे, हमने ताजमहल और जुल्ले इलाही, कुतुब मीनार सब बना दिया, और दूसरी तरफ कहते हो कि हमको पिछड़े में भी शामिल करो। ये तो बात फिर थोड़ी समझ नहीं आती। देखिए, जब देश का विभाजन हुआ तो 23% जो आबादी थी उसको 35% जो है देश का भूभाग दिया गया, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। संविधान सभा में बहस में पटेल साहब ने कहा भी कि आप 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते हैं, एक ही घोड़ा आपको चुनना होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का कि उसके बाद भी तुष्टीकरण का जो सियासत चला है और लंबे समय तक चला है, और उसका जो बट वृक्ष है कितना बड़ा आकार ले चुका है कि समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जो है FT हसन साहब का कंठ चुना गया आजमगढ़ में, तो यूं ही नहीं है। देखिए, पूर्वांचल में करीब 6 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी जीती थी, 7वें चरण में अभी घोसी और गाजीपुर का चुनाव होना बाकी है। धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो परिवार की सीट है, अगर दोबारा हारते हैं तो समझ लीजिए कि न सिर्फ धर्मेंद्र यादव की राजनीति पर बट्टा लगेगा, बल्कि परिवार में भी जो कलह शुरुआत होगा कि उन्हें ही क्यों बार बार जो है आजमगढ़ दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे मुस्लिम लोगों को लेकर के जो स्टैंड लेने का एक जो देश में तूफानी एक दौरा चला है, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि जो है हम न्यायालय की बात को मानेंगे नहीं, न्यायालय पर ढेर सारे आरोप भी मढ़े, और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जो है इसके फैसले को नहीं मानेंगे। लालू प्रसाद भी कहा गए, उन्होंने कहा कि पूरे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी पीछे क्यों रहे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कल की तारीख में जो है केवल यही चुनाव भर नहीं है, आगे भी चुनाव लड़ना है, 2027 का भी चुनाव लड़ना है। ठीक बात। जिस तरह राहुल गांधी जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के अपना एक अलग स्टैंड लेकर के अपने पक्ष में मुसलमानों को लामबंद करते हुए देखे जा रहे हैं, यूपी और बिहार ही सिर्फ मुसलमान है, देश भर में है। इस चीज को अच्छी तरह से अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, तेजस्वी भी समझ रहे हैं और ममता भी समझ रही है। ठीक बात है। लड़ाई खुल करके मुसलमानों को लेकर के भी है। जी मिश्रा जी, जालीदार पर्दा क्यों? पर्दा भी है और जाली भी है।
अरे या तो पूरा पर्दा रखो मोटे कपड़े का, या पर्दा उठा के फेंको। ये दोहरा चरित्र क्यों? मैं तो कह रहा हूं गलत सही पे नहीं जा रहा मेरिट पर। अगर आपको किसी दल को ही लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए तो छाती ठोक कर कहिए ना कि मिलना चाहिए और उसके लिए लड़िए। धीरे से गली में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए कह के कोई भाग गया, अब लोग ढूंढ रहे कौन कह गया। अरे ऐसा तो ना करो भाई। अगर बोल रहे हो मंच पर माइक पर तो उस पर टिको। अच्छा, खंडन भी नहीं कर रहे, एसटी हसन को ओन भी नहीं कर रहे और एसटी हसन को डिसोन भी नहीं कर रहे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। नहीं, ये विचित्र स्थिति नहीं है, ये दुनिया की एक ग्रेटेस्ट जो है पॉलिसी होती है, स्ट्रेटजी होती है। और ठीक यही चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारे मित्र ने बोला ना कि भाई ये जुमलेबाजी है, उन्होंने बोल दिया। अरे बोलो ना कि 542 में से 500 सीट समाजवादी की आएगी, वो जुमलेबाजी मंजूर है। इलाहाबाद में 1882 या 85 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही जुमलेबाजी कर दी थी। इनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लीजिए और सभी बुद्धिजीवियों को लेना चाहिए। ये जुमलेबाजी नहीं है, हल्के में नहीं, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। जो राहुल गांधी ने बोला था, वाकई में केरोसिन फेंक दिया गया है चारों तरफ, पूरे देश में 70 साल पहले ही फैला दिया गया था। जब भारत का विभाजन हुआ, नेहरू जी ने फैला दिया था। और इंडी अलायंस के जितने सदस्य हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, माचिस की तीलियां लेके इस देश में ऐसे बयान देके जगह जगह आग लगा रहे हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने की। कभी कोई देखिए साउथ से बोल देगा इनके अलायंस का, कभी नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, जगह जगह गली मोहल्ले। इनको आरक्षण कैसा चाहिए जरा विद्रूप रूप में देखिए, बड़े रूप में देखिए। सड़क पे मजार बनानी है, वो भी आरक्षण का एक वो तरीका है। संविधान गया भाड़ में, कोई संविधान की परवाह नहीं। बीच सड़क पे, बीच रेलवे लाइन पे मजार आपको मिलेगी। यहाँ पे मस्जिद बनाना है, ये बनाना है, माइनॉरिटी कमीशन है, स्कूल है, मदरसा है, इनके अपने, वो भी तो आरक्षण का एक डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड फॉर्म है। जहां संविधान और कानून से मिल जाए, जहां नेता दे दे ममता बनर्जी जैसे, ठीक है। नहीं हुआ तो हम सड़क पे लेंगे। इनके 50 तरीके हैं देश तोड़ने के। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, रुकना होगा। विवेक भाई, दो बातें मुझे समझ में नहीं आई। एक तो अगर मान लीजिए बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ये कहा होता मंच से कि हम नहीं मानते ऐसा फैसला, ठुकराते हैं ऐसे फैसले को, और जो फैसला दे रहे वो कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, हम ऐसे जजों को भी नहीं मानते, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया होती कि देखो 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 संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र तबाह हो गया, संविधान तबाह हो गया, हाय हाय। नहीं, ममता जी एग्जैक्टली यही बोल रही हैं। आप लोगों को संविधान खाया पिया लग रहा है, तंदुरुस्त, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं लग रहा। बोले लोकतंत्र भी मुस्कुरा रहा है, संविधान भी झूला झूल रहा है बंगाल में। आप लोगों को ये लग रहा है कि वहां कुछ खतरा है लोकतंत्र को, संविधान को? देखिए, ममता जी देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं जी, और कोई भी सामान्य नागरिक की बात छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। उनका आशय था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसको भाजपा अपने डीएनए के मुताबिक उस चीज को आधी बात लेके हो रही है। एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। मैं इन्वर्टेड कॉमा में ममता जी का वक्तव्य बता देता हूं अपनी स्मृति से। हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हमारे यहाँ ओबीसी में आरक्षण मिलता रहेगा मुसलमानों को, हम नहीं मानते ऐसे फैसले को। ये जजों को कहां से ऑर्डर मिल रहा है, कहां से इशारा मिल रहा है, मुझे मालूम है। ममता बनर्जी ने कहा, कहां आप कह रहे कि घुमा दिए उनकी बात को घुमाएंगे तब तो जाने कहां पहुंच जाएगी, बिना घूमे इतनी तीखी है। नहीं, देखिए ये है, आप देखिए कि फैसले को ना मानेंगी तो ना मानने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी।
कोई आदमी हाई कोर्ट के न्यायपालिका के फैसले को कैसे, ये उस संदर्भ में बात देखिए, बात को ये वैसे नहीं कहा। अब इस तरह के बयान अगर आप देखते हैं तो साक्षी महाराज ने इस तरह के बयान, या भाजपा के तमाम सांसदों के इस तरह के बयान साक्षी मुख्यमंत्री है, साक्षी मुख्यमंत्री है, वो फाइल साइन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक जो संवैधानिक उस पे पद पे है, चाहे सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, ना आप गलत हैं, आप गलत हैं। बयान नहीं दे सकते। नहीं, सांसद विधायक अलग है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अलग है। गलत इंप्रेशन क्रिएट नहीं करिए। संविधान में बिल्कुल दोनों के कार्य अलग है, मर्यादा अलग है। लेकिन देखिए, न्यायपालिका के प्रति सबका सम्मान, चाहे वो सांसद की बात हो या बयान की मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं विवेक भाई, मैं पूछ रहा हूं, साक्षी ने, एक मिनट, साक्षी ने 10 बयान गलत दिए, साक्षी के खिलाफ मुकदमा करो जाके। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ममता जी ने ये बोला, इसमें संविधान को झटका लगा या संविधान को रसमलाई खाने को मिली? ऐसे बयान से लोकतंत्र दुबरा हुआ या मोटा हुआ, ये मैं समझना चाह रहा हूं। क्योंकि आप लोग तो आजकल संविधान किताब भी तो लियो ना हाथ में, और जिस नेता से पूछो वो काहे का चुनाव है, वो कहता लोकतंत्र संविधान बचाने का। क्या ऐसे बचाओगे, ऐसे बचाओगे लोकतंत्र मित्र? ये मैं पूछ रहा था। देखिए, उनकी बयान की बात आप कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसका आशय देखिए कि उन्होंने किस संदर्भ, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के आशय से बात कही कि हम हाई कोर्ट की नहीं मानेंगे। क्या आप उम्मीद करते हैं देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं बहुत अदब से कहूंगा, इस तरह की बात कर सकता है क्या? नहीं, मैं बहुत अदब से कहूंगा विवेक जी, बहुत अदब से कहूंगा, ये आप अर्ध सत्य बता रहे हैं। अब आपने कही दिया, मैं भी थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं। मुख्यमंत्रियों को क्या कहना चाहिए वो तो उनके विवेक पर है, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते कहता हूं, जो आप कह रहे हो ना, गुड्डी गुड्डी गुलगुला टाइप की बात, वो तब होती जब वो ये बोलती, सुनिए, हाई कोर्ट का निर्णय आया, सरकार उस निर्णय का अध्ययन कर रही है, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को समझेगा। इति सिद्धम, ओम नमः शिवाय, कथा समाप्त, पंजीरी बांटो। बात सुनो भाई, लेकिन जब मैं ये कहूं हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता, आरक्षण जारी रहेगा, ये कैसे कह सकते हैं आरक्षण जारी रहेगा? जब हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट आप गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, ममता बनर्जी कैसे आरक्षण जारी रखेंगी? मजाक कर रहे हो आप लोग? हाई कोर्ट का फैसला तब तक सर्वोच्च है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध फैसला न दे दे। ममता बनर्जी चलाएंगी क्या न्यायपालिका? विवेक जी, इसमें गलत कहा क्या मैंने? उन्होंने कैसे मंच से कहा, माइक से कहा कि हाँ ओबीसी का आरक्षण जारी रहेगा मुसलमानों का? कैसे कह दिया? जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल नहीं करे वो खारिज नहीं रहेगा क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं पद की गरिमा के हिसाब से इस देश में आज पिछले 10 वर्षों से इस तरह की बयानबाजियां तमाम हो रही हैं। अगर उन पे हम एक डिबेट करें तो 4 डिबेट उस पे हो सकती हैं, लेकिन आज है उनको इस तरह के शब्द जो आप कह रहे हैं, मैं 100% सहमत हूं आपकी बात से कि एक पद प्रतिष्ठा के हिसाब से जो आपने कहा वही उनको कहना चाहिए था कि सरकार अध्ययन कर रही है, हाईकोर्ट जाएगी, ये सब बातें कहनी चाहिए थी। लेकिन ये चुनावी माहौल में उन्होंने कुछ कह दिया है। अच्छा, आपके यहाँ बड़ा गजब है, एसटी हसन भी चुनावी माहौल में आनंद ले रहे हैं, ममता जी भी ले रही हैं। गुरु कब तक चुनाव के आड़ में खेला होगा? देखिए, जब ये चुनाव में कहा जा सकता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि अगर चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता है तो आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस मुसलमान को दे देंगे, एक भैंस किसी और को दे देंगे। तो जब इस तरह की, या इंडिया गठबंधन आएगा तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, या जिन गांवों में बिजली हमने दी है वहां बिजली के खंभे होवा लेंगे, इस तरह का बयान कोई बैठा हुआ व्यक्ति दे सकता है क्या? ये पद की गरिमा के अनुकूल है क्या ये? तो जब उस तरह की बयानबाजी के बीच में इस तरह की बात अगर है तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप लेंगे तो मैं समझता होगी। ठीक, मैं आनंद दुबे के पास आऊं, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं भी झक्की आदमी हूं। ये बात ठीक है कि उनने कहा भैंस ले जाएंगे, आपको हम बकरी खोल लेंगे, बात समझ में आती, लेकिन ये कोई माई का लाल नहीं कह सकता जो संविधान की शपथ लेके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने कि हम कोर्ट की नहीं मानते, हमारा फैसला जारी रहेगा। ये कोई नहीं कह सकता भाई साहब।
उनने कहा एक भैंस ले जाएंगे आपको, हम इनकी दोनों खोल लेंगे। वो आपको आजादी है चुनाव में लपड़ झपड़ करने की, लेकिन ये आजादी नहीं है विवेक जी, माफ करिएगा ना। हाई कोर्ट का निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट में निरस्त नहीं हुआ तो वो यथा स्वरूप लागू होगा, यथावत लागू होगा, लेटर एंड स्पिरिट में। विवेक जी, ये तो आप जानते ही हैं। ममता बनर्जी रोक लेंगी, और रोक लेंगी तो यही मुद्दा उनकी बर्खास्तगी का एकमात्र कारण हो जाएगा। आप जानते हैं ना, इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तंत्र का ध्वस्त हो जाना, इसी को बोलते हैं ना। हालांकि 10 साल में मोदी की सरकार ने किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया। इसके उलट इंदिरा जी का कार्यकाल देख लीजिए विवेक जी, वो महीने के आधार पर सरकारें बर्खास्त करती थी। साल छोड़ो, क्या बोले जून में इसको निपटा दो, जुलाई में इसका नंबर, अगस्त में इसको। अभी 10 साल में कोई सरकार बर्खास्त नहीं। खैर आनंद दुबे जी, कांग्रेस कह रही है कि ममता जी ने यूं ही बोल दिया हंसी मजाक में, चकल्लस में, बाकी कोई गंभीर बात नहीं है। जैसे एसटी हसन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, वैसे ममता बनर्जी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तो फिर गंभीरता से केवल जयराम रमेश को ले, खड़गे जी को ले, बाकी सबको क्या करें? देखिए अमिताभ जी, विवेक जी बहुत सज्जन व्यक्ति, लेकिन आज वो झूठ, वो है ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या। तो ये बड़े सलीके से झूठ बोल रहे थे। इन्होंने इतना इनोसेंट होने का प्रदर्शन किया कि जैसे लगा है कि इन्होंने बयान ही नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो कह रही थी। देश के सारे टीवी चैनल पर डिबेट हो चुकी, आप डिबेट कर रहे हैं, बयान कोट करके चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब लग रहा है तो देखिए ये है क्या, ये वही मानसिकता है ना जो मानसिकता इंदिरा जी को हाईकोर्ट से उनका पद गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आपने बताया अभी ना, ये वही लोग हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिया, मिनी संविधान तक संशोधन करके बना दिया 42वां संविधान संशोधन से। जिस आधार पर इनके लोकसभा सदस्यता को इंदिरा जी के खत्म किया गया था, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट न कर सके, उसमें बदलाव कर दिया गया। इमरजेंसी लगाने के तौर तरीकों में बदलाव कर दिया गया। कोफे, कोसा, मोको और मीसा से लेके जितने कानून बनाए सबको उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि उसकी समीक्षा न हो सके। 90 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस की सरकारों ने देश भर में। वो लोग आज संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मूल मुद्दे पे फिर लौटता हूं। देखिए, यूपीए सरकार जब रही ना, तो इस तरह के लगातार कुत्सित प्रयास मुस्लिम आरक्षण को लेकर होते रहे। एक अभी नया खुलासा और हुआ है, करीब 8,778 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो यूपीए कार्यकाल में माइनॉरिटी संस्थान कर दिए गए। अभी तक लोगों को यही पता था कि वो एएमयू में ही जामिया में ही 2011 में आरक्षण छीन लिया गया था और अलीगढ़ में नहीं मिलता है, जामिया में नहीं मिलता है, यही पता था। 8,778 संस्थान देश भर में ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटी संस्थान का दर्जा दे दिया गया, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये यूपीए की सरकारों ने किया है। और राहुल गांधी जी, इनका पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। पुराना वीडियो है उनका, गूगल पे, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, अखबारों में दिया उनका इंटरव्यू है, आप गूगल करके देख लीजिए। और जहां तक बात राम मंदिर की विवेक जी ने कि कोई कह रहा है कि राम मंदिर, अरे साहब, आप कमलनाथ जी का वीडियो सुन लीजिए, वो बंद कमरे में क्या कह रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि बाबरी आपको वापस मिले। अभी प्रमोद कृष्णन जी ने खुलासा किया ही कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग है कि हम एक सुपर पावर कमीशन बनाएंगे जो इस फैसले को पलट देगा। और ये इतिहास भी है। अरे आपने तो शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को पलटा ना भाई। तो तुष्टीकरण के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
इस देश को अगर तुष्टीकरण के दलदल में किसी ने ढकेला है, इस देश को अगर तुष्टीकरण का जहर छिड़क के अगर इस देश में किसी ने बर्बाद किया है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। जहां आप हिंदू मुसलमान करेंगे, हम अंगद की तरफ पांव जमा के खड़े हो जाएंगे। हम देश में हर वो व्यवस्था कायम करेंगे जिससे 140 करोड़ लोगों को समान रूप से सभी चीजों का ठीक है आनंद भाई, रुकना होगा अरविंद जी तिलक जी, मैं एक बात नहीं समझ पाता। अगर मान लीजिए आप मुसलमानों के पक्ष में हैं तो पूरी ताकत से खड़े होइए। मैं लालू जी की बात भी नहीं समझ पाया। पहले कहा पूरा आरक्षण मुसलमानों को दो, फिर लोगों ने समझाया कि ये क्या बोल दियागा, बवाल हो जाएगा, चुनाव चल रहा है, मीसा भी लड़ रही है, दूसरी वाली बच्ची भी लड़ रही है सारण से। तो 4 घंटे बाद उन्होंने कहा कि संशोधन जारी कर दिया, वीडियो दूसरा जारी कर दिया। कांग्रेस आधे रास्ते जाती है, फिर आधे रास्ते पीछे भाग आती है। देना चाहिए आरक्षण, मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस, आदि अनादि सब, फिर कहती है कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। एसटी हसन गरीब को सामने कर दिया, अब एसटी हसन हवा में तैर रहे हैं, त्रिशंकु बने, ना ऊपर जा पा रहे ना नीचे आ पा रहे। ऐसा तो हो नहीं जब दुनिया ने सुन लिया, दुनिया में हाँ इस पर चर्चा हो रही, अखिलेश जी ने ना सुना हो, सुना ही है। जब पार्टी ने ये ऑफिशियल फैसला किया कि एसटी हसन पर कोई नहीं बोलेगा जाके, इसका मतलब है कि उस पर चर्चा हो गई, तो उसका खंडन क्यों नहीं करते? आप क्या मुसलमानों को मूर्ख समझते हैं कि गाजर लटका देंगे और सारा वोट झप से अंदर हो जाएगा? अरविंद जी तिलक जी, 30 सेकंड में आ रहा हूं। हाँ अमिताभ जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, 2 नावों की सवारी जब आप करेंगे तो यही हश्र होगा, कभी आगे जाएंगे कभी पीछे हटेंगे। उसी में जो दूसरा जो आपका प्रतिद्वंदी है आपको जो है पटकनी अपने अखाड़े में कायदे से दे देगा। अब देखिए विवेक भाई, लगता कुछ तकनीकी दिक्कत है। ए.के. मिश्रा जी, यही प्रश्न आपसे, आप जिसके पक्ष में खड़े हैं पूरी तरह क्यों नहीं खड़े होते, जिसके विरोध में खड़े पूरी तरह क्यों नहीं खड़े होते? ए.के. मिश्रा जी, एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं देखिए, उसमें जो मैंने एक शब्द यूज किया या लोग करते हैं, छद्म आवरण, छद्म व्यवहार, या एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है कि 2 नाव पे पांव रख करके चलिए या 2 सिद्धांतों पे चलिए, और अपने सिद्धांत को मजबूती जब वो उसमें आ जाए तो तुरंत पाला बदल लीजिए। तो ये पाला बदलने वाली चीजें हैं और भारत इस चीज का शिकार रहा है आजादी के समय से और उसके पहले से भी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पाला बदलते हैं, समय आने पे मुकर जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। इनको देश की जनता को पहचानना चाहिए। ये देश के लिए एकदम घातक है, ये देश के लिए घातक है। विवेक जी, घोषणा पत्र में कुछ लिखते, राहुल जी से कुछ बुलवाते, खड़गे जी से कुछ बुलवाते, एसटी हसन पे कोई दूसरी लाइन ले लेते, ममता पे कोई तीसरी लाइन। ये गोल मोल पचरंग अचार काहे को बनाते हो महाराज? नहीं, आम का अचार अलग रखो, टेटी का अलग रखो, नींबू का अलग रखो, नहीं, ये पचरंगा अचार क्यों बना देते हैं आप? ये भ्रम से कुछ नहीं हासिल होगा, और अगर हासिल होना होता मित्र भ्रम फैलाने से, तो आप तो एग्जाम्पल, आप उसका एक मास्टर केस है दुनिया के सामने कि भ्रम फैलाएंगे तो सब कुछ गमाएंगे। नहीं, कांग्रेस बॉटम पर आ गई ना, बिल्कुल, इससे नीचे तो जा नहीं सकती। तब भी आपको ये नहीं लगा कि नहीं हमको लाइन सीधी लेनी चाहिए, चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन जाए सीधे। विवेक जी, अमिताभ जी आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि लाइन सीधी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, और कांग्रेस इसी लाइन पे चल रही है। आज देखिए, कांग्रेस का जो मेन इंडिया गठबंधन का जो था, पहले चरण से आप लीजिए और कल 6ठा चरण हो जाएगा, 6 चरण आप मान लीजिए, 6 चरण तक हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया, और आगे 7वां भी होगा अभी 25 के बाद कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ये हमारा स्टैंड में कोई फर्क नहीं है।
और रही बात हसन जी के बयान, ये बयान तो उससे कहीं मैच करने का वही बात नहीं है। उन्होंने कोई बात अगर कह दी है तो उसको वैसे ही आप मानिए कि जिन सांसदों ने भाजपा के कहा था हम संविधान बदलेंगे सत्ता आने पे, आज तक उसके लिए खंडन जारी नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा ये दोहरापन मत रखिए। एक देखिए जो बात है उनके साथ, भाजपा के साथ अगर है, उन्होंने किया है तो फिर आप उसी परिप्रेक्ष्य में हमको देखिए। ठीक है, मैं आनंद दुबे के पास चला हूं, लेकिन विवेक जी के संज्ञान के लिए एक बात कह दूं। प्रधानमंत्री ने अपने कई इंटरव्यूज में जो विवेक जी का प्रश्न है, क्या नाम, लल्लू सिंह, महेश शर्मा और कौन कौन सांसद, साक्षी और क्या क्या, कि इन्होंने बोला कि संविधान बदलेंगे, 400 सीटें आ जाए। ये सवाल प्रधानमंत्री से कम दर्जन भर इंटरव्यू में पूछा गया। दर्जनों भर इंटरव्यू में उन्होंने बिना किंतु परंतु के इसका खंडन किया। यानी भोला लल्लू सिंह की बात का खंडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेक जी समझ गए? तब एक लाइन होती है। एसटी हसन का बोले नहीं, कोई बोलेगा नहीं, चलने दो, अगर कुछ चल जाए एसटी हसन का मामला और आजमगढ़ में कोई लाभ हो जाए तो क्या बुरा है, खंडन न करो, ये नहीं चलेगा मित्र ना। आप तो चाय में आइसक्रीम डुबो के खाना चाहते हो, गजब कर रहे हो। चाय भी नाश हो जाएगी, आइसक्रीम भी नाश हो जाएगी महाराज। या तो चाय पी लो या आइसक्रीम खा लो। आनंद दुबे जी, कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले चरण से अब तक लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश ये हतप्रभ है कि ममता बनर्जी का बयान लोकतंत्र और संविधान के लिए बॉर्नवीटा मिल्क शेक है या झटका है? अमिताभ जी, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था में बनी हुई संस्था है, उसके फैसले को ये नहीं मानेंगे और उसका पूरा बचाव कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडी गठबंधन और जितने लोग हैं वो करेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, उसमें इनको भरोसा नहीं, उसको भी ये उल्टा सीधा बोलते हैं। सीएजी संवैधानिक संस्था, उसको भी उल्टा सीधा बोलते हैं। और बाकी राष्ट्रपति तक का सम्मान ये लोग नहीं करते, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस संवैधानिक संस्था की बात करेंगे, किस संविधान की दुहाई देंगे, ये सब अच्छी तरह। एक बात आपने जो कही थी कि भाई जब खुल के बोल रहे हो तो पक्ष में खड़े हो, लेकिन ये पक्ष में नहीं खड़े हो रहे, भाग जा रहे डिबेट से। मुझे वो धूमिल की एक लाइन याद आ गई कि ये चाहते हैं कि विरोध से तनी हुई मुट्ठी भी दिखे और काक का बाल भी छिपा रहे। यही काम ये कर रहे हैं, ये मुसलमानों को ठीक बात आनंद, बिल्कुल बहुत अच्छी पंक्ति याद दिलाई। मैं हमेशा कहता हूं और मेरा अनुभव भी यही बताता है विवेक भाई कि दो नावों की सवारी संभव नहीं। मनोविलास के लिए आप कर लीजिए, अपने मन के विलास के लिए संभव नहीं, रिजल्ट नहीं दे सकते। ऐसा कैसे संभव है भाई? आप रोटी खाते हैं, दूसरे घास खाते हैं क्या? जनता नहीं समझती। कांग्रेस पिछले 25 सालों में विवेक जी किसी मुद्दे पर कोई लाइन ही नहीं ले पाई, किसी मुद्दे पर कोई लाइन नहीं ले पाई ना। वो चाय में आइसक्रीम डुबो डुबो खा रही है मुडेर पर बैठ के, पता नहीं क्या कर रही। आपकी कोई लाइन ही नहीं किसी मुद्दे पर। देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे आए, आप सीधी लाइन नहीं लेते। मुसलमान से हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। ये पर्सनल लॉ क्या होता भाई? ये संविधान को चुनौती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए था संविधान की किताब सबसे ऊपर रहेगी, कोई सारे लॉ उसके नीचे रहेंगे। क्या शरिया लागू करेंगे? और शरिया लागू करेंगे तो चोरी करने पर हाथ काटना पड़ेगा विवेक जी, तब क्या होगा? तब तो हाय हत्या हो जाएगी नहीं। और नारी के विरुद्ध अपराध करने पर आधा शरीर नीचे गाड़कर ऊपर पत्थर मारे जाते, संसार किया जाएगा, वो लागू करेंगे। बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा,
ये बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा कि क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? लोकतंत्र में बहुसंख्यक के वोट से सरकार बनेगी, लेकिन बहुसंख्यक की बात नहीं चलेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने घोषणा पत्र से मित्र? ये भारत कांग्रेस के किसी रिजोल्यूशन से धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ, न नेहरू जी के भाषण से हुआ। ये भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष हुआ क्योंकि ये हिंदू के रक्त में प्रवाहित है। और आप कह रहे हो बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा? बहुसंख्यकवाद क्या होता है? नहीं, आप वो भी नहीं बता पाएंगे मित्र कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। किसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद? लोकतंत्र में 51-49 से चुने जाते हैं ना आप, कैसी बात करते हैं? हमको 51 वोट मिला, आपको 49 मिला, हमारी बात नहीं चलेगी। क्यों? बोले कांग्रेस ने कह दिया। कौन होती है कांग्रेस? फिर तो संसदीय लोकतंत्र का आधार ही ध्वस्त हो जाएगा। तो क्या अल्पसंख्यकवाद चलेगा? बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा तो अल्पसंख्यकवाद चलेगा? हिंदू किसी एक किताब से तो नहीं बंधा, ना आड़ा। उसके बाद से आपको तकलीफ है और शरिया लागू रहेगी, अल्पसंख्यक पर्सनल कानून लागू रहेंगे, ये आपके लिए ठीक है। आप मुझे बताइए, जिस राज्य में 66% हिंदू, बंगाल, वहां पर ममता जी के हाथ में 71 जातियों को इंक्लूड करने का कागज आया, उनने उसमें 65 मुसलमान कर दी। बोलो जय श्री राम। ऐसा देश बनाना चाहते हैं मित्र? पिछले में 71 में 65 मुस्लिम जातियां डाल दी और ऊपर से तुर रही है कि मुसलमानों में भेदभाव नहीं है, ये जात पात नहीं है, ये सब हिंदुओं में है। गजब करते हो, लड्डू भी खा रहे हो, मंच पर भाषण दे रहे हो, लड्डू से परहेज है हमको, ये तो नहीं चलेगा। मैं मानता या तो एसटी हसन के बयान के साथ खड़े हो जाते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो भी मैं समझता कि चलो खड़े हैं, मैं भी समझता और मुसलमान भी खुश होता कि चलो भाई कम से कम खड़े तो हुए। आप खड़े भी नहीं हुए, खंडन भी नहीं कर रहे। मुसलमान को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? ऐसे उसको आरक्षण देंगे? जालीदार पर्दा, मैंने कहा ना, या तो पर्दा फिर पूरा करो जो दिखे ना चेहरा, चेहरा भी दिख रहा, बोले हम पर्दे में भी हैं, ये नहीं चलेगा। अनिर्णय की स्थिति, असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति राजनीति में हमेशा घातक होती है। राम मंदिर पर भी कांग्रेस ने यही गलती की, उसका खामियाजा आज तक भुगत रही है। मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन इतिहास के साथ पढ़ के देखिए, मेरी बात को सुन के देखिए, आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप निर्णय नहीं ले पाते। क्षेत्रीय दलों की स्थिति अलग है, लेकिन कांग्रेस को तो देश भर में चुनाव लड़ना है, इस भाव से लड़ेंगे। आपको ममता बनर्जी से कहना चाहिए था कि ऐसा बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देना चाहिए किसी भी मुख्यमंत्री को, क्या आरक्षण जारी रहेगा, कोर्ट कुछ कहे, इसका मतलब है कोर्ट को उठेगा। कोई विधिसम्मत ढंग से शपथ लिया मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है? और मान लीजिए इसी पे कंटेम्प्ट मानकर कोर्ट सुओ मोटो कोई एक कड़ा कदम उठा ले, तो आप तत्काल एकदम देश में आ जाएंगे कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, क्या क्या खतरे में। नहीं विवेक भाई, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, हाई कोर्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ममता जी के इस वक्तव्य को कोर्ट की मानना मानता और उनका वारंट जारी कर देता, तो आप लोग आ जाते तुरंत मैदान में झंडा लेके कि नहीं? और एक वो किताब भी लाते लाल रंग की जो राहुल जी के हाथ में सबको मिलती है कि ये दिखाना कहना लोकतंत्र, संविधान खतरे में। नहीं, लेकिन ममता जी को आप नहीं बताएंगे कि संविधान के खिलाफ बात है, ऐसा मत बोलिए। और जब आपका मुख्यमंत्री ऐसा करे तो आप फिर इन पर उंगली कैसे उठा पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है मित्र। मेरा मानना यह है
कि जिस देश में 80, 82, 83 जो भी मानिए फीसदी हिंदू है, वहां कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि 71 जातियां ओबीसी में इंक्लूड करनी हो लिस्ट में? अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, उसमें 65 मुस्लिम जातियां आ जाएं और हिंदू को 6 जातियां। ये अनैतिक है, ये पाप है, ये संविधान की हत्या है, ये भारत के सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश है मित्र। इसलिए हाईकोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। ये तरीका स्वीकार नहीं हो सकता, किसी को नहीं होगा। संविधान सभा ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हमने इस बात को स्वीकार किया कि हजारों साल से हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के साथ सामाजिक तौर पर अस्पृश्यता का व्यवहार हुआ है, इसलिए आरक्षण दिया था मित्र। आरक्षण को फुटबॉल मत बनाइए। गरीबी का आधार होगा तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी। अगर संविधान सभा ने तय किया था कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, तो इस बात पर टिकना चाहिए। इसे हटने की जरूरत क्या है और इसे भागने की जरूरत क्या है? एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? संविधान जिस चीज की बिना किसी किंतु परंतु के पूरी स्पष्टता के साथ मनाही करता है, निषेध करता है, वो है कि धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण नहीं होगा। इसीलिए दलित और आदिवासी में किसी को एंट्री नहीं मिली, केवल हिंदू, दलित और आदिवासी। ओबीसी के मामले में मंडल कमीशन के बाद से स्थिति जो बनी वो ये बनी कि भाई अन्य मुस्लिम वर्ग समाज से भी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको इसमें आरक्षण दिया जाए। लेकिन आरक्षण वो इस ढंग का हो जाए कि आपको 71 नई जातियां जोड़नी तो 65 मुस्लिम जोड़नी और 6 हिंदू, ये ठीक नहीं। ये बहुसंख्यक हिंदुओं के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है, दलित के साथ अन्याय है, ओबीसी एसटी के साथ अन्याय है। और अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता आजमगढ़ की जमीन पर खड़ा होकर कहता है कि हमारी सरकार आई तो हम संविधान में परिवर्तन करके मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो उस बात का या तो खंडन होना चाहिए या उस बात की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। ये बीच का खेल नहीं, आप छुपते भी नहीं हैं, बाहर भी नहीं आते। जालीदार पर्दा नहीं, पर्दा हो तो पर्दा हो, अन्यथा हटाइए फिर जाली भी। आरक्षण पर रुख साफ होना चाहिए। और इसमें संविधान, ये चुनाव संविधान की मर्यादा के लिए है। ये जो एक नैरेटिव बनाया गया था, उस नैरेटिव को ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दे दिया।
एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि हमारा कानून चलेगा, ओबीसी की नई लिस्ट में मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा वो मिलता रहेगा, हाई कोर्ट कुछ भी कहे मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। आप अदालत के फैसले को नहीं मानते, न्यायपालिका के फैसले को नहीं मानते, इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते। और फिर आप कहते हो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, राहुल गांधी संविधान की छोटी एक पॉकेट डायरी जैसी साइज की किताब हर जगह दिखा रहे हैं, और ममता बनर्जी कह रही हम अदालत को नहीं मानते। संविधान तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन्हीं 3 अंगों पर टिका हुआ है। एक अंग को खारिज कर दिया ममता बनर्जी ने, फिर भी संविधान बचाने की लड़ाई आप लड़ेंगे। ये तरीका ठीक नहीं। रास्ता एक चुनिए, उस पर पूरी दृढ़ता से चलिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.